नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार में एनडीए के तूफान में उड़ा महागठबंधन। 202 विधानसभा सीट के साथ एनडीए की प्रचंड जीत। 90% स्ट्राइक के साथ भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस समेत मात्र 35 सीटों पर सिमटा विपक्ष का कुनबा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतगणना के अंतिम चरणों में जीत कर बचाई सीट की साख। बीजेपी मुख्यालय में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों का जताया आभार। कहा, प्रचंड जीत के साथ बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। लोगों ने जंगल राज के पुराने फॉर्मूले को नकारा। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। कहा, बिहार में अब कभी नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब बंगाल से भी होगा जंगल राज का सफाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस के अंदर पनप रही निराशा और नाराजगी, आने वाले समय में कांग्रेस में हो सकता है एक और बड़ा विभाजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में तुष्टीकरण वाले माय फॉर्मूला को बताया एक नया सकारात्मक महिला और युद्ध का फॉर्मूला। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत को पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय, विकास, सुशासन और लोक कल्याण की जीत बताया। बिहार में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद महागठबंधन में सिरपुटव्वल। एसआईआर का रोना रो रहे नेता। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के नेताओं को बताया घमंडी। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर नीतीश कुमार ने सभी मतदाताओं का जताया आभार। कहा, जल्द ही बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की सूची में होगा शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि बिहार की डबल इंजन सरकार अगले 5 साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम करेगी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया जनादेश की सुनामी। नड्डा ने कहा कि बिहार और देश की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के विकास के नाम पर मुहर लगाई है। एनडीए की जीत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा और खुशी जताई कि बिहार की जीत पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास का प्रमाण है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एनडीए की जीत के लिए बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। कहा कि यह जीत पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर चिराग पासवान ने कहा कि जनता ने विकास को देखते हुए अगले 5 साल के लिए डबल इंजन की सरकार को चुना है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जताया जनता का आभार। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का करेगी काम। एनडीए की जीत पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन ललन सिंह। बिहार के लोगों ने विकास पर लगाई मुहर। बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके काम को दी प्राथमिकता। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने एनडीए की प्रचंड जीत पर जताई खुशी। कहा कि बिहार की जनता को सुशासन सरकार पर भरोसा। बिहार के बाद अब बंगाल की जनता भी जंगल राज को करेगी खत्म। बिहार में एनडीए को मिली जीत के बाद भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने दिया नया नारा। कहा, बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा और ओडिशा के नुआपाड़ा के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने दर्ज की जीत। पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित विधायक दिव्यानी राणा और जय ढोलकिया को दी बधाई। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। इस दौरान पीएम मोदी 9,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के गृह प्रवेश में भी भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक्स पर पोस्ट। कहा, उनका जीवन
हर एक राष्ट्र प्रेमी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका, पुलिस थाने के अंदर हुआ भीषण विस्फोट, अमोनियम नाइट्रेट की एक खेप की जांच कर रही थी एफएसएल टीम। सूत्रों के मुताबिक इस घटना में एफएसएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित 20 से ज्यादा कर्मचारी घायल, 7 की हालत गंभीर। सुरक्षा कर्मियों ने नौगाम पुलिस स्टेशन के पास के इलाके की घेराबंदी की। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाबरू अस्पताल पहुंच घायलों से की मुलाकात। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच तेजी से है जारी। विस्फोट के बाद अब घटनास्थल से मलबा हटाने का काम हुआ शुरू। ब्लास्ट में घायल हुए लोगों का एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा इलाज। 10 नवंबर को शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास हुए धमाके में 13 लोगों की हुई थी मौत। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बसई गांव में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की नहीं खबर। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई। तंजानियाई महिला यात्री के पास से 1718 करोड़ रुपए की कोकीन की जब्त। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, बस और बाइक की टक्कर से लगी आग, सभी 40 यात्री सुरक्षित। कर्नाटक के टिप्टूर नारियल को जल्द मिल सकती है जीआई टैग की पहचान। बागवानी विभाग और एमपीएमसी अधिकारियों की बैठक में यह आश्वासन। और आइए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं संसद भवन परिसर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकते हैं। देश की राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और तमाम अतिथिगण भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं वर्षगांठ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये कृतज्ञ राष्ट्र का धर्म है कि वो अपने नायकों को, अपने महानायकों को, जिन्होंने अपने संघर्ष के बूते देश को स्वतंत्र कराया और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनका वो मान करे, सम्मान करे, अभिवादन करे। और हम आपको बता दें कि 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच 15 दिन तक का एक विशेष ये पखवाड़ा जो है, ये जनजातीय गौरव को लेकर के ये मनाया जाएगा। और ये जनजातीय गौरव दिवस 2025 भी है। और इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार है, उसने भी जनजातीय समाज को लेकर के विशेष तौर पर जो प्रयास किए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, तो नीतियों के केंद्र में वनवासी समाज, जनजातीय समाज
है और उसी की आप लक्षणों की यहाँ पर बात हो रही थी कि उसी गौरव का जो प्रतीक है वो देश की महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो भी उसी गौरव का प्रतीक हैं। वो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं जो आए हैं यहाँ पर, उनके साथ अपनों के साथ बातचीत करती हुई, उनकी वेशभूषा को निहारती हुई देश की राष्ट्रपति सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए देश के लोकसभा के ये जो तस्वीर है इन्हें आप भी देख रहे हैं, ठीक है। अभिवादन लेने वाला भी वनवासी है, अभिवादन देने वाला भी वनवासी है, ठीक है। ये गौरव है, ठीक है। इस गौरव को लेकर, और आप भी उस समाज से आते हैं, उस तबके से आते हैं, इस फीलिंग को आप भी कुछ शब्दों में बयां कर सकते हैं। वास्तव में जैसे मैंने कहा, ये वास्तव में बहुत ही अभिमान का और गौरव का क्षण है कि भारत के सर्वोच्च पद पे आज विराजमान हमारी महामहिम जनजाति गौरव भगवान बिरसा मुंडा। भगवान 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसे आपने कहा कि श्रद्धा सुमन जिन्हें अर्पित किया जा रहा है और जो अर्पित कर रही है महामहिम, वो दोनों भी जनजाति समुदायों से है। वास्तव में हमने कहा कि भारत में जनजाति गैर जनजाति ऐसा कोई भेद नहीं। तो संसद भवन परिसर के प्रेरणा स्थल से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की श्रद्धांजलि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आइए अब वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी मामले में एनआईए ने विशाल प्रसार के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। हथियारों, गोला बारूद और हेरोइन की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। साइबर ठगी के मामलों पर लगातार निगरानी रख रही गौतम बुद्ध नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 2,655 करोड़ रुपए की रखी मांग। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने दिया मंजूरी का आश्वासन। पंजाब के मोहाली में अंतर्राज्यीय नकली मुद्रा मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने 9.99 करोड़ रुपए के नकली नोट किए जब्त। कोलकाता के बड़ा बाजार में लगी भीषण आग, इलाके में फिलहाल दमकल की 17 गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने का काम जारी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से शुरू हुआ 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 14 दिन चलने वाले इस मेले की इस वर्ष की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक प्रमुख मंच प्रदान करता है ये व्यापार मेला। व्यापार से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता को एक साथ लाने के लिए दिया जाता है बढ़ावा। उद्योग और इंडस्ट्री राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया मेले का शुभारंभ। इस दौरान कहा कि व्यापार मेला भारत के विकास, नवाचार और विकसित तथा आत्मनिर्भर भविष्य के लिए राष्ट्र की आकांक्षा को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मेले में संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित 12 देश ले रहे हैं हिस्सा। इस बार मेले में विशेष रूप से बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य। हर साल की तरह इस बार झारखंड है विशेष राज्य। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देश के सभी राज्यों सहित 60 से ज्यादा मंत्रालय होंगे शामिल। साथ ही मेले में विशेष रूप से बनाया गया है जीएसटी पवेलियन। मेले के शुरुआती 5 दिन व्यापार कैटेगरी के लिए आरक्षित। आम जनता के लिए 19 तारीख से खुलेगा व्यापार मेला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली पवेलियन का उद्घाटन। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली पवेलियन नवाचार, महिला शक्ति और स्थानीय उद्यमिता की चमक को कर रहा है प्रदर्शित। सामान्य दिनों में टिकट की दर वयस्कों के लिए 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए तय, जबकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए मेले में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था। विजिटर्स आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही दिल्ली मेट्रो के 55 स्टेशनों और दिल्ली मेट्रो के सारथी ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं टिकट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। आईटीएस के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संपर्क का अगला अध्याय नैतिकता की ठोस नींव पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेटा और नेटवर्क से प्रत्येक भारतीय को मदद मिलनी चाहिए और कोई भी पीछे ना छूटे। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लें फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूरसंचार को डिजिटल इंडिया की रीढ़ बताते हुए कहा कि भारत की दूरसंचार प्रणाली बेजोड़ है, जो संचालन से लेकर शिक्षा, वित्त और नवाचार तक को शक्ति प्रदान करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागालैंड के किफिरे में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैली 9 बैंक ब्रांच का किया उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के दौरान विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके अलावा 350 खातों को 28.02 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना, जिनमें से 55% से अधिक पेटेंट इंडियन इनोवेटर्स द्वारा दायर किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वीं रैंक से 38वीं रैंक पर आ गया है, जो कि निरंतरता, ऐतिहासिक उपलब्धियों और देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बढ़ते फोकस से हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोरिया की प्रमुख शिपिंग कंपनियों के CEO के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय भारतीय उद्योग परिसंघ पार्टनरशिप सम्मेलन 2025 के 30वें संस्करण का किया जा रहा है आयोजन। इस सम्मेलन में 45 देशों के 300 प्रतिनिधियों सहित लगभग 3,000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। यह शिखर सम्मेलन आंध्र प्रदेश सरकार और CII के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ यानी EU, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू और चिली सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सक्रिय रूप से कर रहा है बातचीत। मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि कई अन्य देशों ने भी भारत के साथ औपचारिक वार्ता शुरू करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही UAE, ऑस्ट्रेलिया और 4 देशों के यूरोपीय EFTA समूह के साथ FTA लागू कर चुका है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार DLC ने जारी किए राष्ट्रव्यापी DLC अभियान 4.0 में रिकॉर्ड 1 करोड़ का आंकड़ा किया पार। यह अभियान देश भर के 2,540 स्थानों को कवर करते हुए 2,000 शहरों और कस्बों में चलाया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 12 नवंबर तक 35,000 से अधिक DLC शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 30 नवंबर 2025 तक 75,000 अतिरिक्त शिविर लगाए जाएंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और इसरो मिलकर 17 नवंबर को CSIR इसरो स्पेस मीट 2025 का करेंगे आयोजन। यह आयोजन बेंगलुरु में होगा, जिसका उद्देश्य ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी स्टडीज और स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बेहतर बनाने में भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों और स्पेस इंस्टीट्यूशन के बीच साझेदारी को मजबूत बनाना है। केंद्र के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को किया अधिसूचित, जिसके तहत अब हर निष्क्रिय यूजर का डेटा 3 साल बाद ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया कंपनियों को डिलीट करना होगा। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऐसे यूजर्स का डेटा डिलीट करना होगा जिन्होंने 3 साल से लॉगिन या सर्विस का उपयोग ना किया हो। भारत के रिटेल सेक्टर ने 2025 की तीसरी तिमाही में टॉप 7 शहरों में 3.2 मिलियन वर्ग फुट के ग्रॉस लीजिंग के साथ सालाना आधार पर 65% की वृद्धि दर्ज की। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश के पोर्ट्स, सीमेंट, डेटा सेंटर्स, एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगले 1 दशक में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का किया ऐलान। खाद्य कीमतों में लगातार गिरावट, जीएसटी दरों में कटौती और खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 में 0.25% के ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर आई। सोना चांदी के भाव में दर्ज की गई गिरावट, 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1.60 लाख रुपए के नीचे आया। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 1700 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज। आईसीएल फिनकॉर्प ने की अपने नए सुरक्षित रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के सार्वजनिक इश्यू की घोषणा। ये इश्यू 17 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। रूस ने यूक्रेन पर भारी ड्रोन और मिसाइल से किया हमला, जिसमें कीव के 6 और दक्षिण में 2 लोगों की हुई मौत। ये हमले ऊर्जा सुविधाओं, अपार्टमेंट इमारतों और बुनियादी ढांचे पर हुए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों का इस्तेमाल किया और कीव ने लंबी दूरी के हमलों से जवाब दिया। ये राजधानी पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक था। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रूस द्वारा यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर किए गए बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। जिनेवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख ने कहा कि अमेरिका द्वारा स्विट्जरलैंड से आयोजित वस्तुओं पर टैरिफ को 39% से घटाकर 15% करने की घोषणा स्विस और जिनेवा की अर्थव्यवस्था के लिए एक सच्ची राहत और सही दिशा में एक कदम है। स्विस सरकार ने कहा कि नई रूपरेखा व्यापार समझौते में स्विस कंपनियों द्वारा 2028 के अंत तक अमेरिका में $200 बिलियन का निवेश करने का वादा शामिल है। फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस के मध्य में स्थित मोंटपोर्नास ट्रेन में चाकू लहराते हुए एक व्यक्ति को गोली मार किया घायल, जिसने बाद में खुद को चाकू से घायल कर दिया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फ्रांस पुलिस के अनुसार उस पर घरेलू हिंसा का आरोप था और सितंबर में उसे 18 महीने की निलंबित सजा मिली थी। घटना के कारण स्टेशन को खाली कराया गया। अमेरिकी सेना की दक्षिणी कमान ने पश्चिमी अटलांटिक महासागर में गेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत के हमलावर समूह की तस्वीरें जारी की है। गाजा में शुक्रवार को ही भारी बारिश के कारण यहां रह रहे कई परिवारों के अस्थायी तंबू जलमग्न हो गए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में लोगों की मदद के लिए राहत दल भेजे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 2 वर्षों में इजरायली बमबारी के कारण गाजा का एक बड़ा हिस्सा बंजर भूमि में हुआ तब्दील, जिसमें लगभग 68,000 लोग मारे गए। 10 अक्टूबर को अमेरिका मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम लागू हुआ है। चिली 16 नवंबर को अपने इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार, जिसमें सभी योग्य नागरिकों के लिए मतदान होगा अनिवार्य। इसमें पहली बार बड़ी संख्या में युवा मतदाता होंगे शामिल। ये चिली का 2012 के बाद पहला ऐसा राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें मतदान करना अनिवार्य है और मतदान ना करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके कारण इस बार बड़ी संख्या में पहले मतदाता और युवा मतदान कर सकते हैं। स्पेनिश कोस्ट गार्ड ने कैनरी द्वीप के पास समुद्र में फंसे 57 प्रवासियों को बचाया और उन्हें ऑर्गुई नेउगिन बंदरगाह पर सुरक्षित उतारा गया। ये सभी लोग एक नाव में सवार थे, जिसे ग्रान कैनारिया द्वीप से करीब 3 मील की दूर समुद्र में रोका गया। कोस्ट गार्ड ने एल हीरो द्वीप के पास समुद्र में 2 नावों से 377 प्रवासियों को भी सुरक्षित निकाला। स्पेन के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में पश्चिम अफ्रीका से कैनरी द्वीप पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थी। कोलकाता टेस्ट में आज दूसरे दिन भारतीय टीम 1 विकेट पर 37 रन से आगे खेलेगी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक लोकेश राहुल 13 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद हैं। कोलकाता टेस्ट में पहले दिन पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए। बुमराह ने टेस्ट करियर में 16वीं बार पारी में 5 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया।
भारत ने ढाका में आयोजित एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते और इसके साथ ही टीम स्पर्धा में भी एक स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत ने पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया के नाम सुयोन को हराकर महिला रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। वहीं धीरज बोम्बदेवरा ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में यशदीप भगत, अतानु दास और राहुल ने कोरिया को हराकर टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन जापान मास्टर्स के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में लक्ष्य का सामना जापान के केंटा निशिमोतो से होगा। लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लॉ किन्हो को 21-13, 21-17 से हराकर अंतिम 4 में पहुंचने में सफलता पाई। उन्होंने ये मुकाबला महज 40 मिनट के अंदर अपने नाम किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की अनुपमा रामचंद्रन को जीत की बधाई दी है। अनुपमा ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। वो इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। भारतीय ग्रैंडमास्टर पी हरिकृष्णा ने शतरंज विश्व कप के 5वें दौर के पहले गेम को ड्रॉ पर समाप्त किया। वहीं अर्जुन एरिगेसी ने सफेद मोहरों से खेलते हुए ग्रैंडमास्टर लेवोन एरोनियन के साथ गेम को बराबरी पर समाप्त किया। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता लंबी दूरी के धावक कार्तिक कुमार को यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी ने 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत और जूनियर पहलवान नेहा सांगवान पर लगा निलंबन हटा लिया है। इन दोनों पहलवानों को इस साल की शुरुआत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अधिक वजन पाए जाने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। निशानेबाज ईशा सिंह ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। ईशा महिला 25 मीटर पिस्टल वर्ग में तीसरे स्थान पर रही। नॉर्वे की फुटबॉल टीम 28 साल के लंबे अंतराल के बाद फीफा विश्व कप में दिखाई देगी। टीम ने यूएफा विश्व कप क्वालिफायर में एस्टोनिया की टीम को शिकस्त देकर फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।